नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। अरे कंप्यूटर लेने जा रहे हो? रुक जाओ, तुम्हारे लिए ही है। कस्टमर के पास जब भी आप कंप्यूटर लेने के लिए या लैपटॉप लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हो तो वो आप चार बातों में आपको ना फंसा देगा और फिर वो जो चाहेगा वो बेचेगा, जबकि वो नहीं जो आप खरीदने गए हो। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, तो आइए इस बारे में जानते हैं। लेकिन पहले वो चार बातें जान लेते हैं कि वो क्या बोलेगा आपसे। तो सबसे पहला वो आपको क्या बोलेगा कि यार कोर कौन सा चाहिए, i3 चाहिए, i5 चाहिए, i7, i9, क्या चाहिए। दूसरा, एनएम टेक्नोलॉजी वाला चाहिए क्या, या जनरेशन कौन सा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, 8, 9, 10, 12, या फिर हाइपर थ्रेडिंग वाला प्रोसेसर चाहिए। हाँ, फंस गया ना। तो इससे बचने के लिए करना क्या होगा, इसके बारे में सही जानकारी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीपीयू क्या है, या प्रोसेसर में कोर क्या होता है, या फिर i3, i5, i7, i9 क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, या फिर जनरेशन क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी ऐसे जनरेशन की लिस्ट होती है वो क्या होता है, या एनएम टेक्नोलॉजी बड़ा नया नाम है ये क्या होता है, हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, जबकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बट वही जानकारी ना होने की वजह से जब ये कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे नाम यूज़ किए जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों नहीं होना है और कैसे समझेंगे कि जो दुकानदार हमें बता रहा है या जो सेल्स पर्सन हमें बता रहा है इस कंप्यूटर के बारे में वो सही बता रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीपीयू होता क्या है, वो काम कैसे करता है, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कोर क्या होता है, ये काम कैसे करता है, फिर i3, i5, i7, i9 जो भी है, फिर आपका आता है जनरेशन या एनएम टेक्नोलॉजी या फिर हाइपर थ्रेडिंग, हम जानेंगे। सबसे पहले आप टेक्निकल फील्ड से हो ना हो मैटर नहीं करता है, हम बड़े नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि सीपीयू क्या होता है। तो नॉन टेक्निकल टर्म में या ऐसे देखा जाए तो लोग अमूमन यही बोलेंगे कि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मेमोरी होती है, या उसके प्रोसेस करने की स्पीड या जो भी कह ले वो कहते हैं लोग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन ये काम कैसे करता है और ये किन किन डिपार्टमेंट में बटा होता है, किन विभागों में बटा होता है, तो सीपीयू मोस्टली 3 अलग अलग डिपार्टमेंट या विभाग में बटा होता है। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है एमयू, तीसरा आपका सीयू। अब ये होता क्या है, तो जितना भी अर्थमेटिक और लॉजिक का काम होता है उसको कंट्रोल करने का काम एएलयू करता है, और जितना मेमोरी का, याददाश्त का या सोचने समझने वाला जो भी काम होता है वो काम आता है एमयू के पास, मेमोरी यूनिट के पास। तीसरा आपका आता है सीयू, वो होता है कंट्रोल यूनिट, जो आपके हर हार्ड ड्राइव को कंट्रोल करने का काम करता है। अब यार समझने वाली बात यह है कि अगर हम कंप्यूटर के सीपीयू को अपना ब्रेन समझें, अगर, क्योंकि कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया है तो कंप्यूटर भी इंसान जैसा ही बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, कंप्यूटर के अंदर भी इंसानी फितरतें हैं। तो अगर समझना ये है कि सीपीयू काम कैसे करता है तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो सीपीयू है। अब ये काम कैसे करता है तो आइए बताते हैं कि एएलयू कैसे काम करता है अपने अंदर में ही समझ के। अब आपको मैं एक सवाल देता हूँ, एक छोटा सा सवाल, 3 × 3 इक्वल टू व्हाट, तो आप इंस्टेंट क्या बोलोगे, 9। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 50 × 50, तो आपको पेपर पेन या तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो जो मन में आप कैलकुलेट करते हो ना, वही होता है प्रोसेसिंग। उसको कैलकुलेट करके आप क्या बोलोगे, 2500। या अगर देखा जाए तो चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और टफ कर दें। थोड़ा सा और टफ करने के पीछे का रीजन कि अगर हम इसको बोले 365 × 365, फिर आप क्या करोगे, हो गया ना आपका प्रोसेसर फेल, स्लो हो गया ना। अब आपको क्या चाहिए, पेपर और पेन। तो वैसे ही कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जिसका काम होता है सिंपल इतना कि आपके अर्थमेटिक के चीजों को कैलकुलेट करना, ये एएलयू का काम होता है। आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो मेमोरी यूनिट का काम होता है आपकी याददाश्त को मेंटेन करना, या सीपीयू के याददाश्त को मेंटेन करना। अब जैसे आपसे एक सवाल पूछते हैं
इस समय के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप एक झटके में एक नाम ले लोगे, नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इनसे पहले कौन था, तो आपको थोड़ा सा सोच करके फिर आप बताओगे हाँ भाई मनमोहन सिंह। अगर आपसे पूछे उनसे पहले कौन था, तो चलो ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले भी लोगे आप। लेकिन अगर हम इसी तरीके से पीछे चलने लगे और बोले नरसिम्हा राव जी से पहले कौन प्रधानमंत्री थे, फिर हो जाएगा ना आपका प्रोसेसर स्लो, गूगल ये करने की जरूरत पड़ेगी जी। तो अब हम बात करते हैं सीयू की। अब सीयू को समझने के लिए आप समझ लो कि आप कोई गाना बजा रहे हो। अब कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि आपके सारे डिवाइसेस को आपस में कंट्रोल करना। जैसे प्रिंटर को अगर आपने कोई टास्क दिया तो वो काम प्रिंटर ही करे, या स्पीकर को कोई टास्क दिया तो वो काम स्पीकर ही करे। ये काम कर रहा है कंट्रोल यूनिट सीपीयू से। अब जैसे आपने कोई गाना प्ले किया, और आजकल चल रहा है ना, कोई भी गाना ले लो, तेरे वास्ते चांद तारे तोड़ लाऊंगा, क्या ही जो भी गाना है। अब वो गाना आपको प्ले करना है, आपने उसको प्ले किया, वो स्पीकर में ना बज के प्रिंटर से छप जाए, फिर क्या करोगे आप? हो जाओगे ना परेशान। अब इसको दूसरे तरीके से अगर समझने की कोशिश करी जाए, या आपने कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, वो म्यूजिक में बजने लगे, वो खुले ना, वैसे मतलब अंड का बंड काम होना स्टार्ट करे। आप मॉनिटर पे कोई चीज़ देख रहे हो, मॉनिटर पे ना हो करके वो कहीं और ही होने लगे। तो अब जैसे वो काम कंट्रोल यूनिट का होता है। अब जैसे आपको मैं बोलता हूँ आपको, आप एक काम करो, अपने इस हाथ से अपने इस कान को पकड़ो। तो ये काम करा कौन रहा है कि ये आपने इंस्ट्रक्ट किया कि इस हाथ से इस कान को पकड़ो, पैर तो उठा के पकड़ा नहीं आपने, है ना, या इस हाथ से इस कान को तो पकड़ा नहीं। तो ये टास्क कि कौन से हाथ को कौन सा काम देना है, ये काम कंट्रोल यूनिट का होता है, जो आपके हर पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ये काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो ये पूरा होता है सीपीयू। अब इसमें समझने वाली बात है कि कोर क्या होता है, और ये इसके साथ एक मिथ भी चल रहा है, कोर के साथ एक मिथ चलता है। और मिथ ये है, जैसे लोग कहते हैं कि सबसे पहले डुअल कोर था या पेंटियम था, पेंटियम के बाद डुअल कोर आया, डुअल कोर के बाद कोटू डुओ आया, फिर i3 आया, i5 आया, i7 आया। और i3 i5 i7 इसलिए आया क्योंकि डुअल कोर हल्का हो गया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये बिल्कुल सरासर सिरे से नकार दीजिएगा। डुअल कोर या क्वाड कोर या ऑक्टा कोर या आपका मल्टी कोर, जो भी सारे कोर हर प्रोसेसर में होते हैं, चाहे वो i3 हो, चाहे वो i5 हो, चाहे i7 हो, चाहे i9 हो, है ना। इंटरेस्टिंग। हाँ, सारे ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो हर कोर में होता है। सॉरी, ये जो प्रोसेसर है ना, इस प्रोसेसर में कोर पहले से होता है। अब समझते हैं कोर होता क्या है और कोर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। आप समझ रहे हो ना, प्रोसेसर तो है ही है, कोर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं, अगर हम सुपर कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर की बात ना करें और होम एडिशन के कंप्यूटर की बात करें, तो सब कंप्यूटरों में अमूमन एक प्रोसेसर ही लगा होता है। अब एक प्रोसेसर एक टाइम में एक ही काम करता है। अगर जैसे आपको गाना बजाना है, आपने वीडियो प्ले कर दिया, गाना बज रहा है, अब आपको दूसरा काम करना होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिंगल प्रोसेसर है, और एक कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर लगता था। तो बहुत साल पहले इंटेल कंपनी ऐसे सोच रही थी कि क्या किया जाए, पेंटियम के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, सोच रही थी क्या किया जाए, तो 2 प्रोसेसर बनाना स्टार्ट की। अब आप सोचो कि i7 का एक प्रोसेसर लगा हुआ है आपके पास और एक और प्रोसेसर आपको लगाना है। अब i7 का एक प्रोसेसर लगा हुआ है, एक प्रोसेसर आपने और लगा दिया, तो प्रोसेसर तो लगा दिया, काम भी आप बढ़ा लोगे, प्रोसेसिंग भी बढ़ जाएगी, लेकिन बजट मैटर करता है भाई, बहुत मैटर करता है। सबसे ज़्यादा मैटर तो बजट ही करता है। अब प्रोसेसर अपने i7 का 2 प्रोसेसर लगा दिया तो बजट भी तो बढ़ जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए इंटेल ने क्या किया, दिमाग लगाया। बहुत तेज आदमी है इंटेल वाला, और उसने दिमाग क्या लगाया कि यार एक काम करते हैं, प्रोसेसर को ही बांट देते हैं। अब प्रोसेसर में कोर था ही, पहले ही सिंगल कोर प्रोसेसर आता था। अब उसने क्या किया, प्रोसेसर को बांट के उसमें 2 कोर बनाया, दोनों 2 अलग अलग कोर। अब इन कोर्स में क्या होता था कि एक प्रोसेसर की पावर एक कोर में
तो दूसरे प्रोसेसर की पावर दूसरे कोर में। अब प्रोसेसर के अंदर जो कोर होते थे वो पहले सिंगल कोर आता था, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी स्लो थी, तो एनएम मतलब उसमें ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे होते थे, तो जो ट्रांजिस्टर लगे होते थे वो गैप उसके बीच में ऐसे आप देख रहे होंगे गैप थोड़ा ज़्यादा रहता था। तो अब गैप ज़्यादा होने की वजह से स्पेस कम मिलता था। टेक्नोलॉजी जब बिल्डअप करी ये लोगों ने और टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो एनएम इसको, हाँ, ये जो प्रोसेसर के में कोर है, कोर के बीच में जो ट्रांजिस्टर होता है इसके बीच के स्पेस को एनएम कहते हैं। अब एनएम का फुल फॉर्म अगर देखें, जो एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है, उसका फुल फॉर्म होता है नैनोमीटर। एनएम का फुल फॉर्म नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर का काम सिंपल इतना होता है कि मतलब दो ट्रांजिस्टर्स के बीच में जो छोटी छोटी दूरियां होती हैं उनको काउंट करने का काम नैनोमीटर करता है। अब एक प्रोसेसर के बीच में बहुत सैकड़ों नैनोमीटर की, प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर बीच में सैकड़ों मीटर की दूरी होती थी नैनोमीटर की। अब इसको कम करना स्टार्ट किया इन लोगों ने, तो उस जगह पे 2 कोर हटाया। 2 कोर में फिर उनको लगा कि नहीं यार कोर और बढ़ाना चाहिए, तो 2 कोर को डुअल कोर किया, 4 कोर किया तो ऑक्टा कोर हो गया, क्वाड कोर हो गया, 8 कोर किया तो ऑक्टा कोर हो गया। लेकिन अब कोर और बढ़ेगा, इन फ्यूचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो जब प्रोसेसर में और कोर बढ़ेंगे तो अब इन सबसे बचने के लिए अब कितना नाम रखेगा किसी का कोई, तो ऑक्टा कोर के बाद जितने भी प्रोसेसर्स आएंगे, कोर बढ़ेंगे, उनको मल्टी कोर का नाम दिया जाएगा। तो अब ये कोर्स बढ़ते चले जाएंगे और इस पे काम इंसान करता रहेगा अपना। लेकिन अब कोर के बाद एनएम टेक्नोलॉजी अगर समझनी है आपको, तो उसके लिए सिंपल सा है कि जैसे कोई शर्ट होता है या कपड़ा होता है जिसको आंख पे आप लगाओ तो देखते हो बाहर तक दिखता है ना, उसके बीच की छेद, उसमें गैप, जो टी शर्ट है, ये टी शर्ट है, इसके बीच में आप ध्यान से देखोगे तो गैप दिखता है। तो वो जो गैप होता है ना, एक धागे से दूसरे धागे के बीच का जो गैप होता है, वो काउंट होता है नैनोमीटर के थ्रू। तो आगे के वीडियो में, अभी हम, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, नैनोमीटर तक हम पहुंचे हैं। अब इसके आगे के वीडियो में हम बात करेंगे i3, i5, i7 क्या है, या आपका कोर काम कैसे करता है, और इसके बाद फिर हम जनरेशन में समझेंगे और हाइपर थ्रेडिंग की बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ, अगर ये अब तक का वीडियो अगर अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार ज़रूर करिएगा और दोस्तों को बताइएगा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बढ़िया लगा तो। और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।